दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे तानाशाह की जिसकी सोच एवेंजर्स के थानोस से मिलती जुलती थी। वो तानाशाह जिस पर आज तक आरोप लगता है कि उसने 5000 लोगों पर केमिकल अटैक करवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वो तानाशाह जिसने अपना गुस्सा शांत करने के लिए 148 लोगों की जान ले ली, जिसकी ख्वाहिश थी कि अगर उसे मौत मिले तो उसे गोली मारकर सजाए मौत दी जाए। वो तानाशाह जिसने अपना 26 लीटर खून देकर कुरान लिखवाई थी, जिसने अपने देश को इतना शानदार बना दिया था कि अमेरिका भी हैरान था, जिसने अपनी मौत से पहले अपना शौकीन अंदाज दुनिया को दिखाया और सिगार पी, जिसकी फांसी के तरीके पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अफसोस हुआ था, जिसकी मौत पर अमेरिका के सैनिक सुपर 12 भी रोए थे, और वो तानाशाह जो भारत का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त था। दोस्तों आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्टलैंड पर। दोस्तों सद्दाम हुसैन के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वीडियो के लास्ट में सुनाएंगे आपको सद्दाम की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सद्दाम क्या था, सद्दाम का मतलब क्या होता है। दोस्तों सद्दाम का मतलब होता है जो सामना कर सके। सद्दाम मतलब जिद्दी। देखा जाए तो ये मायने सद्दाम के व्यक्तित्व को पूरी तरह से जस्टिफाई भी करते हैं। इस जिद्दी तानाशाह ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। खैर बहुत हो गई आगे की बात, कहानी में जरा पीछे चलते हैं। दरअसल इस तानाशाही दास्तां की शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 1937 के दिन उत्तरी इराक के अल औजा नामक गांव में सद्दाम के जन्म के साथ। उनका बचपन बेहद दुख भरा था। पैदाइश से पहले ही उनके पिता गुजर गए। महज 5 साल की उम्र में उनके भाई का भी इंतकाल हो गया। माँ डिप्रेशन में रहने लगी और फिर उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। इन्हीं हालातों के बीच सद्दाम पढ़ाई करने के लिए बगदाद चले गए। बचपन से ही सद्दाम को ये डर सताता था कि उनकी परवरिश कैसे होगी। खिलौने से खेलने की उम्र में सद्दाम की ये सोच बताती है कि वो बचपन से ही दूसरों से काफी अलग थे। वो कहते हैं ना कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अब बगदाद से शुरू होता है सद्दाम की जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर। बगदाद पहुंचकर साल 1957 में महज 20 साल के सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर साल 1979 में सद्दाम उसके मुखिया चुने गए। उस वक्त बाथ पार्टी इराक में अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी। असल में 1920 से 1932 तक इराक पर अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा कर रखा था और उसके बाद सत्ता इराक के ही राजशाही परिवार के हाथों में आ गई। हालांकि ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ब्रिटेन की मदद से ही इराक में राजशाही चला रहे थे। उस दौरान कासिम सरकार से इराक की जनता परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते 1962 में इराक में विद्रोह शुरू हो गया। बाथ पार्टी ने सत्ता अपने कब्जे में ले ली और जनरल अहमद हसन अल बकर इराक की सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद कुछ सालों तक सत्ता हथियाने और राजनीति का गंदा खेल चलता है। कासिम को मारने की नाकाम कोशिश होती है और फिर इस षड्यंत्र में शामिल बगदाद से भागकर सद्दाम को मिस्र में शरण लेनी पड़ती है। इसके बाद साल 1963 में ब्रिगेडियर कासिम बाथ पार्टी को गद्दी से हटाने में कामयाब होते हैं और सद्दाम को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिर 1966 में वो जेल से भाग निकलते हैं और फिर उन्हें बाथ पार्टी का सहायक महासचिव बना दिया जाता है, यानी पार्टी का नंबर 2। 1968 में फिर से विद्रोह होता है और इस बार 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा करते हैं। दोनों ही तिकरित से थे, रिश्तेदार थे और दोनों ही बाथ पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता थे। सद्दाम पार्टी में भले ही नंबर 2 थे, लेकिन कहा जाता है कि पूरी सरकार वो ही चला रहे थे। तो जनरल अल बकर के नेतृत्व में सद्दाम ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिन्हें इराक की जनता कभी नहीं भूल सकती। जैसे जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब 1972 में इराक ने तत्कालीन सोवियत संघ के साथ 15 वर्षों का सहयोग समझौता किया। इसके अलावा तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी सद्दाम के महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। ये तो हम सभी जानते हैं कि इराक पूरी तरह से तेल के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ खूब सारे तेल के कुएं हैं। पहले तेल का कोई रेट फिक्स नहीं था, तब पश्चिमी देश सस्ते रेटों में इराक से तेल खरीद रहे थे। ऐसे में सद्दाम ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे तेल के रेट फिक्स हो गए। और जब 1973 में तेल संकट आया तो इससे इराक को बहुत फायदे हुए। इराक ने बहुत सारा पैसा कमाया, जिसे सद्दाम ने इराक के डेवलपमेंट पर लगाया। फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या उद्योग,
देखते ही देखते जीवन स्तर के मामले में इराक की पोजीशन अरब जगत में सबसे ऊपर के देशों में गिने जाने लगी। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने सत्ता पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली और वो अपने रिश्तेदारों सहयोगियों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करते चले गए। कहा जाता है कि 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब तबीयत के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और वो खुद बन गए इराक के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम के रवैये में बदलाव देखने को मिला। अब वो क्रांतिकारी से एक तानाशाह का रूप लेने लगे थे। सद्दाम पर आरोप लगता है कि सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक बार जब वेस्टर्न मीडिया के एक पत्रकार ने इराकी सरकार द्वारा अपने विरोधियों को मारने की खबर को लेकर सद्दाम से सवाल किया तो सद्दाम ने बिना तुरक मिजाज से इसे स्वीकार कर लिया। सद्दाम हुसैन के शब्द थे, आप क्या अपेक्षा करते हैं? जब कोई आपकी सत्ता का विरोध कर रहा हो तो और क्या किया जाना चाहिए? सद्दाम पूरी दुनिया में एक ताकतवर नेता की छवि बना चुके थे और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सद्दाम और इराक को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा था। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन हुआ करते थे जो सद्दाम को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे थे। शायद इसी सपोर्ट की वजह से सद्दाम अपने आप को अरब देशों का सबसे प्रभावशाली प्रमुख समझने लगे और 1980 में नई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए सद्दाम ने पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपनी सेना उतार दी। इसके बाद 8 सालों तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन ने अपने ऊपर हुए एक आत्मघाती हमले के बाद शिया बाहुल्य दुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी और यही हरकत बाद में सद्दाम की मौत की वजह भी बनी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मानवाधिकार उल्लंघनों के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ दिया था। 8 साल बाद 1988 में ईरान के साथ युद्ध विराम घोषित हो गया, पर सद्दाम ने अपनी डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने के कामों को और तेज कर दिया। उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें, परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करने का काम शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ लड़ाई का इराक की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिससे निकलने के लिए उन्हें तेल के दामों को बढ़ाना पड़ा। तेल के बढ़ते दामों ने जन्म दिया खाड़ी युद्ध को। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार हुए और हजारों लोग मारे गए। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने के लिए दोषी करार दिया, जिसके बाद एक और युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन इस बार अमेरिका इराक के साथ नहीं, उसके खिलाफ खड़ा था। अमेरिका की ओर से इराक पर हुई बमबारी से इराक को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जनवरी 1991 में इस संघर्ष ने तेजी पकड़ी और ईरानी सेना कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। इस संघर्ष में हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े गए। साथ ही इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक और पारिस्थितिक नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के बाद सद्दाम का एक किस्सा आज तक बहुत मशहूर और हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को बड़े बड़े महल बनवाने के अलावा बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाने का भी शौक था। एक इसी तरह की मस्जिद उन्होंने मध्य बगदाद में बनवाई थी, जिसे अल मारिक नाम दिया गया था। इसको खास तौर से 2001 में सद्दाम हुसैन की सालगिरह के लिए बनवाया गया था। खास बात यह थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल की थीं। ये वही मिसाइलें थी जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल पर लगवाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि 43 दिनों तक चला था, उसी की याद दिलाने के लिए इन मीनारों की ऊंचाई 43 मीटर रखी गई थी। और सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सद्दाम की बायोग्राफी लिखने वाले कॉन कफलिन बताते हैं कि सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम के खून से लिखी गई एक कुरान रखी हुई है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। क्यों, उड़ गए ना होश? चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कैसे सद्दाम सियासत में मात खा गए और कैसे हो गया इराक का तख्ता पलट। इराक पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कई आर्थिक प्रतिबंध लगे, जिसकी वजह से इराक की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और फिर 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की ताजपोशी ने सद्दाम सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद अमेरिका सत्ता परिवर्तन की बात करता है
और 2002 में संयुक्त राष्ट्र का दल इराक का दौरा करता है। इस दौरान इराक ने कई मिसाइलों को खत्म कर दिया, पर बावजूद इसके बुश की शंका कभी कम नहीं हुई थी। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया और 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम की सरकार को गिरा दिया गया। सद्दाम हुसैन की एक मूर्ति को जब अमेरिकी सैनिक तोड़ते हैं तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने मूर्ति पर अपना गुस्सा उतारा। अमेरिकी सैनिकों ने इसे एक प्रतीकात्मक घटना बताया। हालांकि इसको गिराने वाले शख्स आज भी इस बात पर रोते हैं। वो किस्सा भी आपको कभी और सुनाएंगे। हाँ, अगर आपको वो किस्सा जल्दी सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। वो तिक्रिश शहर के एक घर में छुपे हुए पाए गए और उन्होंने बिना किसी लड़ाई के ही समर्पण कर दिया। इसके बाद उन पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। दुजैल नरसंहार के अभियुक्त के रूप में सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुना दी गई। दोस्तों, 30 दिसंबर 2006 को इराकी समय के मुताबिक सुबह 6 बजे सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, सद्दाम हुसैन की जिंदगी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।